हाय एवरीवन, वेलकम टू O2 IAS अकेडमी। पंजाब सिविल सर्विसेज में जो पूछे गए थे पुराने क्वेश्चन उनको हम सॉल्व कर रहे हैं और थोड़ी सी एनालिसिस भी कर रहे हैं कि आपसे फ्यूचर जो अभी एग्ज़ाम आएगा 2025 का उसमें क्या पूछा जा सकता है। तो इससे पहले हमने पॉलिटी कंप्लीट कर ली है, साइंस के 2014 की बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। एक ओरिएंटेशन लेक्चर होगा, उसको भी ज़रूर से देखें, उसमें हमने अप्रोचेस के ऊपर चेकआउट किया है। तो आज हम फोकस करेंगे फिजिक्स से जो पूछे गए थे क्वेश्चन 2014 के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा है रेजिस्टिविटी ऑफ अ वेरीज विद इट्स। तो किस चीज़ के ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है? तो इसके लिए पहले तो आपको कंडक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने देते हैं। सेकंड चीज़ जो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन का जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है करंट उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। पर एक ऐसी चीज़ भी होती है, जैसे अगर आप अपने फ़ोन्स को देखोगे, मोबाइल फ़ोन्स को देखते हो तो कई बार हीटअप हो जाते हैं ना, तो मतलब वहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही होती है किसी ना किसी रीज़न की वजह से। अब इसी रेजिस्टेंस की वजह से हीट आ जाती है, ठीक है। कई बार आग भी पकड़ लेती हैं अप्लाइंसेस, पर रेजिस्टेंस होता है वो, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी चीज़ को रोकना। तो ये रेजिस्टेंस का मतलब है यहाँ पे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको रोक देती हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन रोकेगा? तो एक जो एटम होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है विच इज़ पॉजिटिव इन नेचर, न्यूट्रॉन होता है। तो कई बार एटम रोकेंगे, कई बार हो सकता है प्रोटॉन ज़्यादा यहाँ पे अकमुलेट कर जाए जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो चल रही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रही है। जो करंट चल रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर उसका ही पाथ हिंडर हो जाएगा तो फिर ये चीज़ रुक जाती है। तो अब रेजिस्टेंस जो होती है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? जितनी ज़्यादा लेंथ होगी वायर की उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पर अगर मैं डिवाइड में लिख दूं ए, तो जितना ज़्यादा एरिया उतनी कम रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर चौड़ी है आपकी वायर, दो वायर्स ले लेते हैं लाइक दिस, एक इस तरह से है और एक इस तरह से है। इसका एरिया ज़्यादा है तो इसमें रेजिस्टेंस कम होगी, इसका एरिया कम है तो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, इनवर्स रिलेशन में है। अब रेजिस्टेंस से आपके जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव कर देते हैं तो ये वाला साइन आ जाता है, इट रिप्रेजेंट रेजिस्टिविटी, इट रिप्रेजेंट रेजिस्टिविटी। अब जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक की अपनी कैपेबिलिटी है कि उसके अंदर रेजिस्टिविटी है। आप जितने मर्जी वायर्स लगा लो, एक पॉलीथीन उठाया, वो करंट पास कर पाएगा? नो, नेवर। पर वहीं पे अगर आपके पास कंडक्टर्स होंगे तो उनकी इनहेरिट प्रॉपर्टी है कि वो करंट को पास कर पाएंगे। तो रेजिस्टिविटी जो है ये प्रॉपर्टी है, ये किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ना तो लेंथ के ऊपर ना तो एरिया के ऊपर, पर ये किसी भी मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी है। तो ध्यान रखना हमेशा, रेजिस्टेंस दो फैक्टर्स के ऊपर आ रही है, वन इज एल, वन इज ए। इवन टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस। साथ में रेजिस्टेंस भी आपकी मटेरियल पे डिपेंड करती है, पर रेजिस्टिविटी तो एक प्रोडक्ट निकल के आया विच इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन डी है दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट, दैट इज मटेरियल, ऑप्शन डी। तो रेजिस्टिविटी पूछा था। इन केस आपसे पूछा गया होता है रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, तो लेंथ भी करेक्ट होना था, क्रॉस सेक्शन एरिया भी ठीक होना था, और अगर टेम्परेचर लिखा होता वो भी ठीक होना था। मास का कोई खास लेना देना नहीं है यहाँ पे। तो रेजिस्टिविटी के रिस्पेक्ट में सिर्फ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे मटीरियल ठीक होना था। बाकी ये तो क्लास नोट्स हैं, वहाँ पे ये पूरा कॉन्सेप्ट करा होता है, बिकॉज इंडीड इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पीस ऑफ आइस है और ये वाटर के ऊपर फ्लोट करे जा रहा है, तो आप ये बताओ कि जब ये आइस मेल्ट कर जाएगी तो लेवल ऑफ वाटर उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो वो अनचेंज रहता है। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल लग जाएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। 7-8 प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे, बहुत लेंथी चला जाएगा वीडियो अदरवाइज। पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से जो वाटर का लेवल होता है वो सेम रहता है, यहाँ पे डेंसिटी रोल प्ले करती है। इसके अलावा सेकंड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, साउंड ट्रैवल विद अ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। मीडियम कौन कौन से होंगे यहाँ पे? पहले तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वन विल बी सॉलिड, सेकंड रहेगा लिक्विड, तीसरा रहेगा गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपने बताना है कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है कहाँ को इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे एक इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है कि जहाँ को आपकी जो साउंड है वो इंक्रीज करेगी। तो अब देखो, साउंड को हमेशा ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, कोई ना कोई चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे मैं किसी से अगर बात भी कर रही हूँ तो यहाँ पे एयर के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होने चाहिए तभी वो पास करेगी। वहीं पे लाइट की बात करें तो उसको तो मीडियम भी नहीं चाहिए होता है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी चलेगा।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम ये चीज़ पढ़ते हैं। तो साउंड में आप क्या चीज़ याद रखोगे, जितने ज़्यादा क्लोज मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज़्यादा ये स्पीड रखेगी। यानी कि एक तरफ अगर मेरे पास सॉलिड है, एक तरफ मेरे पास लिक्विड है और एक तरफ मेरे पास गैस है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड में साउंड फ्लो करेगी सॉलिड के अंदर। तो ऑप्शंस में मेरे पास पहले गैस होनी चाहिए, फिर उससे ज़्यादा स्पीड लिक्विड के अंदर मिलेगी, उससे ज़्यादा आपको सॉलिड के अंदर मिलेगी। तो दिस इज गोइंग टू बी अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी लिखी है, वेलोसिटी और स्पीड में एक डिफरेंस होता है। जब स्पीड की बात होती है तब सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, पर वहीं पे जब वेलोसिटी की बात आती है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आती है, डायरेक्शन भी मैटर करती है। खैर इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है, पर यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ जाएगा एयर, वाटर एंड आयरन, ऑप्शन सी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा पूछ लिया है आपसे बिफोर्ट स्केल। बिफोर्ट स्केल अब ये 2014 का है अगेन क्वेश्चन। साइक्लोन वगैरह आपके चलते ही रहते हैं, उस टाइम भी चल ही रहे थे, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो ये यूज़ होता है आपकी विंड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। जब साइक्लोन रिलेटेड जैसे विली विली साइक्लोन्स को हम ट्रॉपिकल वाली जोन में बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे वहाँ पे विली विली बोल देते हैं, आप इधर चले जाओ जापान वाली साइड वहाँ पे टाइफून बोल देते हैं, अमेरिका वाली साइड चले जाओ वहाँ हरिकेन बोल देते हैं। डिफरेंट नाम है पर है तो साइक्लोन ही, ठीक है। चक्रवात जैसे आते हैं। तो विंड वेलोसिटी, उनकी जो विंड वेलोसिटी होती है उसको मेजर करते हैं हम बिफोर्ट स्केल के साथ। पर वहीं पे अगर नॉर्मल हवाओं को मेजर करना हो तो हम यूज़ करते हैं अनीमोमीटर का, अनीमोमीटर। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर मेजर करना है तो बैरोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा विंड वेलोसिटी के लिए अनीमोमीटर और ब्यूफोर्ट, ज़्यादा अगर स्पीड है वेलोसिटी की। इसके अलावा हमारे पास है हाइड्रोलिक प्रेशर, पाइजोमीटर। हाइड्रोलिक प्रेशर को अगर आपने मेजर करना है तो पाइजोमीटर का यूज़ किया जाता है। अभी रिसेंटली तिब्बत में अर्थक्वेक हिट हुआ था, 50 से ज़्यादा झटके लगे उस रीजन में, फैटेलिटीज़ भी देखने को मिली, प्रॉपर्टी लॉसेस भी देखने को मिले। तो यहाँ से आपको पता होने चाहिए कि कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जो अर्थक्वेक के लिए यूज़ होते हैं, उनको मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। अब देखो आपको पता होगा कि अर्थ के सेंटर जहाँ से भी अर्थक्वेक ओरिजिन करता है उसको हम फोकस बोल देते हैं या तो हाइपो सेंटर बोल देते हैं। ऊपर जब पहुँचता है जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलरली उसको हम एपी सेंटर बोल देते हैं। फिर इससे वेव्स जनरेट होती हैं, कौन कौन सी, पी वेव, एस वेव। पी वेव आपका सॉलिड लिक्विड एंड गैस से फ्लो कर सकता है, एस वेव आपका सिर्फ सॉलिड वाला पार्ट और एस्थीनोस्फेयर जो आपका सेमी सॉलिड पार्ट होता है उससे फ्लो कर सकता है। अब ये जो वेव्स होती हैं इनको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे डिवाइसेस लगे होते हैं जिनको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या मेजर कर, ये मेजर नहीं कर रहा है, ये वेव्स को डिटेक्ट कर रहा है, इट डिटेक्ट्स द वेव्स। वेव्स की डिटेक्शन के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। अब इन वेव्स को अगर मेजर करना है, आता है ना कि 6.5 जो है स्केल के ऊपर इसकी वैल्यू निकल के आई तो इतनी फैटेलिटी कॉज हुई बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक। आप वैल्यूज देखते हो 1 2 अप टू 10 तक चलती हैं ये, राइट। जैसे 8 से लेके 10 की कैटेगरी में तो फिर बोलते हैं कि फेटल था अर्थक्वेक, जैसे तुर्की में देखने को मिला था 8.5 मैग्नीट्यूड का था। तो ये जब वेव्स को मेजर कर लिया हमने तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज निकल के आती हैं। अब ये कहाँ पे करी जाती हैं, तो रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल इन वेव्स की मेजरमेंट के लिए यूज होता है, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट से रिलेटेड रिक्टर स्केल है, पर अगर वेव्स की डिटेक्शन करनी है तो सिस्मोग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी से है, तो इसके लिए तो एक पूरा हमें हाफ एन आवर चाहिए होगा सॉल्व करने के लिए। पर यहाँ से एक डेरिवेशन निकल के आती है आपकी, वन फ्रॉम मोमेंटम वन फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे बोला गया है एक लाइट बॉडी है आपके पास, एक हैवी बॉडी है, एक मोटा आदमी है, एक पतला आदमी है, और दोनों का मोमेंटम सेम है, तो किसकी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मेजॉरिटी, अगर तुक्का भी मारेंगे तो लाइटर बॉडी ही आंसर निकल के आएगा। एनीवेज जो कैलकुलेशन आती है वो इस वाले आर्टिकल से आ जाती है, अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब टेक्नोलॉजी वाले पार्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या पूछे गए थे। तो अब सुनो, जब हमने सिलेबस के बारे में डिस्कशन करी थी तो वहाँ पे हमने देखा था कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर अवेयरनेस आपके पंजाब सिविल सर्विसेज में एडेड है, तो ये कंप्यूटर वाले सेक्शन से ही 2014 के अंदर टेक पार्ट से पूछे गए हैं। उसके बाद 15 का देख लो, 18 का देख लो, 21 का देख लो, कोई क्वेश्चन कंप्यूटर से नहीं पूछा गया है, पर 14 में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है कि एक आपको डेफिनेशन दे रखी है, आपने बताना है ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज में एक लिटिल टेक्स्ट बेस्ड फेसेस का यूज़ करते हो आप, चेहरे वगैरह का यूज़ करते हो, या कि मान लो किसी को आप दिखा रहे हो फ्लैग, तो फ्लैग भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा।
ताकि जो रीडर है जिसको आप मैसेज भेज रहे हो उसको पता चल जाए कि एक फेस से, एक ऑब्जेक्ट से, कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। जैसे केक भेज रहे हैं तो इसका मतलब हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं, तो ये सबसे कॉमनली यूज वही उसी चीज़ की बात हो रही है, दैट इज़ इमोटिकॉन्स। इमोटिकॉन्स की यहाँ पे बात हो रही है। इसके अलावा नॉट करेक्टली मैच आपसे पूछा हुआ था, तो यहाँ पे एक कंप्यूटर प्रॉब्लम होती है, दैट इज स्निविट्स। ये ठीक है, कंप्यूटर प्रॉब्लम है। नाउ दीज आर स्पेसिफिक वर्ड्स। एक है गीगा फ्लॉप्स, तो ये मेजर होता है कंप्यूटर परफॉर्मेंस का, कि कंप्यूटर कैसे परफॉर्म कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, क्वालिटी चेक करता है, दैट इज गीगा फ्लॉप्स। एक जो यहाँ पे वर्ड है दैट इज फेविकॉन, ये स्मॉल वेबसाइट आइकॉन होता है, फेवरेट आइकन वाला, तो ये भी ठीक है। देन पूछा था यहाँ पे न्यूटेला, अब ये खाने वाला नहीं है, दिस इज रिलेटेड टू द कंप्यूटर सिस्टम। ये पीयर टू पीयर नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, जो हम रिलेटिव कंप्यूटर सिस्टम्स को अटैच करते हैं नेटवर्क में, तो उससे रिलेटेड था। तो यहाँ पे तो बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन दी है कि ऑटोमेटेड बॉट्स हैं ये, तो ये तो गलत था यहाँ पे, तो ऑप्शन सी वॉज इनकरेक्ट हेयर, और आपसे इनकरेक्ट ही पूछा हुआ था। थर्ड, आपसे बाइनरी नंबर के ऊपर पूछ लिया था। बाइनरी नंबर सिस्टम आपको दे रखा था 111। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता देती हूँ। जब भी हम इसको नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करते हैं, लास्ट से चलना है और इसको 2⁻0 से पहले मल्टीप्लाई करोगे, 1 × 2⁻1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 × 2⁻2 से मल्टीप्लाई करोगे। सभी को आपने साथ में ऐड कर देना है। अगर मान लो एक और 1 लिखा होता तो आगे 1 × 2⁻3 हो जाता, एक और 1 लिखा होता 1 × 2⁻4 हो जाता, तो ये आगे को चलती ही जाती है चेन। आपसे पूछा गया था एक बाइनरी नंबर सिस्टम है 111, इसको लिखना था न्यूमेरिक फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो आप। यहाँ पे तो आपके पास 1 निकल के आएगा, 2 1 2 एंड यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 2 4, तो ये 4 2 6 1 7, इसका आंसर आना था 7। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी। आप हेक्साडेसिमल वाले भी सॉल्व कर सकते हो, ऑक्टा वाले भी सॉल्व कर सकते हो, और इसके अलावा नंबर सिस्टम सबसे इजी होता है जब दो बेस में 2 होता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके टेक वाले पार्ट से पूछे थे जो स्पेसिफिकली कंप्यूटर सिस्टम से एसोसिएटेड थे। इसके अलावा सिविल सर्विसेज क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, तो अभी भी आपने एनरोल नहीं करा है तो ज़्यादा देर ना करें। प्ले स्टोर पे आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।